नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आज रविवार को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में हिस्सा लेने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल शनिवार को ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक के बाद कांग्रेस राजस्थान में अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा में अब तक अपने 95 उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है। अब ऐसे में आज होने वाली पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में बाकी बची सीटों पर मंथन किए जाने की संभावना है। इजराइल और हमास में जारी संघर्ष के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने तेल अवीव में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए यह बात कही। इजरायली पीएम ने चेतावनी दी कि युद्ध लंबा और कठिन होगा। इसके साथ ही उन्होंने फिलिस्तीनी नागरिकों से उत्तरी गजा पट्टी को खाली करने की इजराइल की अपील दोहराई, जहां इजराइल हमलों की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए 200 से अधिक बंधकों को छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इजरायली पीएम ने कहा कि यह युद्ध का दूसरा चरण है जिसके लक्ष्य स्पष्ट हैं, हमास के शासन और सैन्य क्षमताओं को नष्ट करना और बंधकों को घर लाना। उन्होंने कहा कि हम अभी शुरुआत में हैं, हम जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे दुश्मन को नष्ट कर देंगे। इजराइल हमास में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से कल शनिवार को फोन पर बात की। इस बात की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कल राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से बात की, पश्चिम एशिया में बिगड़ती सुरक्षा और मानवीय स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। पीएम ने लिखा कि हम आतंकवाद, हिंसा और नागरिक जीवन की हानि के संबंध में चिंताओं को साझा करते हैं और हम शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली और मानवीय सहायता को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता पर सहमत हैं। तुर्की के इस्तांबुल में कल शनिवार को फिलिस्तीनियों के समर्थन में एक विशाल रैली आयोजित की गई। इस रैली को संबोधित करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने गजा पर इस्राएल के हमलों को नरसंहार बताते हुए कहा कि इस युद्ध के पीछे पश्चिमी ताकतें मुख्य अपराधी हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम कुछ ईमानदार आवाज़ों को छोड़ दें तो गजा में नरसंहार पूरी तरह से पश्चिम का काम है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति ने पश्चिमी शक्तियों पर यूक्रेन में नागरिकों की मौत पर आंसू बहाने और गजा में फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत पर आंखें मूंद लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम इन सभी दोहरे मानदंडों और इन सभी पाखंडों के खिलाफ हैं। एर्दोगन ने इस्राएल के सहयोगियों पर ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करने के लिए धर्म युद्ध का माहौल बनाने का भी आरोप लगाया। राष्ट्रपति ने कहा कि बातचीत के लिए हमारे आह्वान को सुने। उन्होंने कहा कि न्याय संगत शांति से कोई नहीं हारता। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की तीखी टिप्पणी के बाद इस्राएल ने इसके जवाब में तुर्की से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है। इस्राएल के विदेश मंत्री द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपने राजनयिकों को तुर्की छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा बोले गए तीखे हमले का उन्होंने जवाब दिया है। दरअसल अनुराग ठाकुर ने कहा था कि अगर संसदीय समिति ने किसी को बुलाया है तो उन्हें जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। अगर वह अपनी गलतियां ना भी माने तो भी सच्चाई छिप नहीं सकती। ठाकुर ने कहा कि देश जानना चाहता है कि सांसद कैसे बिक गया, यह चिंता का विषय है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और भ्रष्टाचार का मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए और शीघ्र उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं अब अनुराग ठाकुर के इस बयान पर पलटवार करते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि सबसे पहले बीजेपी ने कहा था कि सवाल पूछने के बदले रिश्वत ली गई, लेकिन यह विफल हो गया क्योंकि फर्जी आरोप के समर्थन में कोई सबूत नहीं मिला। अब कह रहे हैं यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर क्वायरी का आरोप लगाया है और इस मामले की जांच संसद की एथिक्स कमेटी कर रही है। इसी कड़ी में कमेटी ने टीएमसी सांसद को 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान दिए गए राजनीतिक भाषण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने चुनाव आयोग को सौंपे गए शिकायत पत्र में आरोप लगाया है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए बुधनी से उम्मीदवार हैं और वहां से उम्मीदवार होने के बावजूद उन्होंने चित्रकूट में सरकारी कार्यक्रम में भाग लिया
और कार्यक्रम में राजनीतिक भाषण भी दिया। कांग्रेस ने कहा कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था। राज्य कांग्रेस इकाई के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने आगे कहा कि पीएम मोदी और सीएम चौहान के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि राज्य चुनाव आयोग मामले की निष्पक्ष जांच करेगा और उचित कार्रवाई करेगा। देश के जाने माने बिजनेसमैन और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को 24 घंटे के अंदर दूसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी ईमेल आईडी से मुकेश अंबानी को यह दूसरी धमकी मिली है जिससे उन्हें शुक्रवार को पहली मेल आई थी। एफआईआर के मुताबिक मेल में लिखा था कि अगर आप हमें 20 करोड़ रुपए नहीं देंगे तो हम आपको मार डालेंगे। हमारे पास भारत में बेस्ट शूटर हैं। वहीं अब दूसरी मेल में लिखा है कि अभी आपने हमारी ईमेल का जवाब नहीं दिया, रकम 200 करोड़ है, वरना डेथ वारंट साइन हो चुका है। बता दें कि इस बात की जानकारी देते हुए मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि उद्योगपति मुकेश अंबानी को शुक्रवार को ईमेल मिला और उनके सुरक्षा प्रभारी की शिकायत के आधार पर गामदेवी पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा कि मामला आईपीसी की धारा 387 यानी जबरन वसूली के लिए किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट के डर में डालना और 506(2) यानी आपराधिक धमकी के तहत दर्ज किया गया है। मेल भेजने वाले को पकड़ने के लिए पुलिस की जांच जारी है। हालांकि मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ प्रदूषण का कहर बढ़ना आम बात है। इस बीच खबर है कि देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आज रविवार को दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया और आने वाले दिनों में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। हालांकि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि इस साल पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है, तो ऐसे में पराली जलाने की घटनाएं दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम प्रभावित करेंगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 29वां मुकाबला आज रविवार 29 अक्टूबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। आपको बता दें कि इस बार के वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम अब तक एक मैच भी नहीं हारी है और इंग्लैंड ने अब तक केवल एक ही मैच में जीत दर्ज की है। तो ऐसे में अब यह मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है और साथ ही इंग्लैंड के लिए काफी अहम भी है। तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला सोहेल ने पार्टी से पूरे 34 साल बाद इस्तीफा दे दिया है। इस बात की जानकारी खुद सोहेल द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई। उन्होंने लिखा कि 34 साल बाद कांग्रेस से मेरा इस्तीफा, यह मेरे लिए एक पेनफुल गुड बाय है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे गए अपने इस्तीफे में टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पर कांग्रेस को किराने की दुकान में बदलने का आरोप लगाया। सोहेल ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने रुपयों के लिए अमीर व्यक्तियों को पार्टी का टिकट बेचा, जबकि वफादार पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने रेड्डी पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए। शेख अब्दुल्ला ने लिखा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पार्टी को आरएसएस के एजेंडे पर लेकर जा रहे हैं। शेख अब्दुल्ला ने लिखा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पार्टी को आरएसएस के एजेंडे पर लेकर जा रहे हैं। वे राज्य में मुस्लिम नेतृत्व को दबाने की कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। उन्होंने अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देने में भी यही सब किया है। जमीनी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया है। अगले साल यानी 2024 में होने वाले कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लिस्ट में 2 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और 3 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इस बात की जानकारी समाचार एजेंसी ANI द्वारा दी गई। कांग्रेस ने बेंगलुरु स्नातक सीट से रामोजी गौड़ा, बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पुतन्ना, दक्षिण पश्चिम शिक्षक सीट से के मंजूनाथ, दक्षिण पूर्व शिक्षक सीट से DT श्रीनिवास और उत्तर पूर्वी स्नातक सीट से डॉक्टर चंद्रशेखर B पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।